दोस्तों, आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति सुरेंद्र यादव जी की सच्ची आपबीती है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। तो आइए आज की इस रहस्यमयी और खौफनाक कहानी को सुरेंद्र जी के ही दृष्टिकोण से सुनते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। आप हमारी कहानियां बड़े ध्यान से सुनते हैं, उसका हमें बेहद खुशी है, लेकिन उन्हें लाइक और शेयर करना अक्सर भूल जाते हैं। तो कृपया आज की इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हमारी अगली कहानी में आपका नाम लिया जाए, तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपका नाम क्या है और आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं। आपने अब तक कई डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी आज की यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम और आपका ये डरावना रिश्ता और भी गहरा हो सके और हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह सच्ची और सिहरन भरी कहानी। मेरा नाम सुरेंद्र यादव है और मैं पिछले 17 सालों से ट्रक चला रहा हूं। गेहूं की बोरियों से लेकर फ्रिज में रखे केमिकल्स तक सब कुछ ढोया है। पंजाब के सूखे मैदानों से लेकर महाराष्ट्र के गीले सांप जैसे घाटों तक। पर अगर मुझसे कोई पूछे कि मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर कौन सा था, तो ना वो लैंडस्लाइड था, ना ब्रेक फेल और ना ही कानपुर में वो रात जब एक शराबी इंस्पेक्टर ने मुझसे पैसे लूटने की कोशिश की। वो बस एक शॉर्टकट था। हाँ, सतपुड़ा के जंगलों से होकर निकलने वाला एक छोटा सा रास्ता, जिसे मुझे कभी नहीं लेना चाहिए था। सब कुछ जुलाई के मध्य में शुरू हुआ। उस साल मानसून जबरदस्त आया था। मुझे नागपुर से जबलपुर दवाइयों की खेप लेकर जाना था और मैं पहले ही 6 घंटे लेट था। हाईवे पर एक पुल बाढ़ की वजह से डूब गया था और किलोमीटरों लंबा जाम लग चुका था। मेरे साथ मेरा क्लीनर खालिद मांठ बैठा था। उसने एक रास्ता सुझाया। ये रास्ता सिर्फ लोकल ड्राइवर ही जानते हैं, उसने बीड़ी सुलगाते हुए कहा। फॉरेस्ट रोड से चलें तो 10 घंटे का सफर सिर्फ 6 में निपट जाएगा। आमतौर पर मैं उसे डांट देता, लेकिन उस दिन क्लाइंट का दबाव था, मालिक की फोन कॉल्स आ रही थी और सबसे बड़ा अपना अहंकार। मुझे देर से पहुंचना पसंद नहीं था। ठीक है, मैंने कहा, पर अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो सारी जिम्मेदारी तेरी। हमने बाईं ओर मुड़ते हुए एक टूटी हुई माइलस्टोन पार की, जो बेलों से आधी ढकी थी। न कोई साइन बोर्ड, न स्ट्रीट लाइट, बस एक पतली सी कंकरीली सड़क जो घने हरे जंगल में खोती जा रही थी। शुरुआत में तो सब बहुत खूबसूरत लगा। एक गहरी नम सांस लेती हुई सी खामोशी थी, वैसी जो सिर्फ पुराने जंगलों में मिलती है, जहां अपने ही ख्याल गूंजने लगते हैं। पर सिर्फ 30 मिनट के अंदर मुझे कुछ अजीब लगने लगा। जंगल कुछ सही नहीं लग रहा था। बहुत ज्यादा घना, बहुत ज्यादा शांत। न कोई चिड़िया, न बंदर, न पत्तों की सरसराहट, बस हमारा इंजन और कंकड़ों पर रगड़ खाते टायरों की आवाज। फिर खालिद फुसफुसाया, भैया पीछे कोई चल रहा है। मैंने साइड मिरर देखा, कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद सड़क दो तरफ बंट गई। दोनों रास्ते एक जैसे, घने पेड़ों से ढके, एकदम पहचान में ना आने वाले। जीपीएस नहीं, नेटवर्क नहीं। हमने बायां रास्ता चुन लिया और तभी हमें वो दिखा। एक हल्की सी पीली रोशनी दूर झलक रही थी। एक ढाबा, पुरानी हिंदी फिल्मों जैसा। जंग लगे लाल टिन की छत, लकड़ी की बेंचें, एक हाथ से लिखा बोर्ड, होटल विरासत, जिसका पेंट उखड़ चुका था। बाहर एक बल्ब टिमटिमा रहा था, जैसे किसी पुराने इन्वर्टर पर टिका हो। हम थके हुए थे, भूखे थे, उलझन में थे। हम रुक गए। अंदर एक बूढ़ा आदमी था, कोई 60 साल का होगा। झुर्रियों से भरा चेहरा, गांधी टोपी और डीली सी कुर्ता पायजामा। बिना मुस्कुराए उसने कहा, रात का सफर थका देता है, आओ गरम खाना है। नेटवर्क नहीं आ रहा, मैंने बड़बड़ाया। वो शांत लहजे में बोला, यहां किसी को नेटवर्क नहीं आता। मुझे उसी वक्त लौट जाना चाहिए था, पर हम बैठ गए। खाना खाया, दाल चावल सब्जी, जो शायद सालों बाद इतनी स्वाद लगी। खालिद हाथ मुंह धोने पीछे गया। मैं चाय खत्म करने बैठा रहा। तभी मुझे बाहर से किसी ट्रक के आने की आवाज आई। मैं भागा बाहर, पर वहां कोई नहीं था। मैं हंस पड़ा, शायद जंगल की गूंज होगी। हम वापस ट्रक में बैठे और आगे बढ़े। 10 मिनट बाद फिर वही ढाबा, वही बल्ब, वही बोर्ड, वही जंग लगी छत। मैंने ब्रेक मारे,
ये क्या बकवास है, मैंने बुदबुदाया। खालिद का चेहरा पीला पड़ गया। हम तो अभी अभी यहां से निकले हैं। हमने दूसरी दिशा ली, तेज भी चलाया, फिर धीरे भी। यू टर्न लिया, लगभग आधा घंटा चला लिया, और फिर से वही ढाबा, जैसे हम उसी के घेरे में फंसे हों, या फिर वो ढाबा हमारे पीछे लग गया हो। उस रात मैंने नींद नहीं ली। जंगल जिंदा लग रहा था, जैसे हर झाड़ी, हर पेड़ हमें देख रहा हो। हमने हॉर्न मारा, चिल्लाए, कोई जवाब नहीं। रात के करीब 2 बजे ट्रक के दरवाजे पर 3 धीमी धीमी दस्तक हुई। थक थक थक। खालिद फुसफुसाया, मत खोलो भैया, मत खोलो। मैंने नहीं खोला, पर जो भी बाहर था वो गया नहीं, बस खड़ा रहा, सांस लेता हुआ, इंतजार करता हुआ। कुछ देर बाद वो आवाज बंद हो गई, पर उसके बाद जो खामोशी आई वो और डरावनी थी। कोई कदमों की आहट नहीं, पत्तों की सरसराहट नहीं, बस जंगल की एक भारी दमघोंटू चुप्पी जो हमारी विंडशील्ड पर झुककर अंदर झांक रही थी। मैं हाथ स्टीयरिंग पर रखकर जमे जमे बैठा था। कहां जाऊं? हर रास्ता उसी ढाबे की तरफ जाता है। खालिद पास में एक गमछे से मुंह ढककर बैठा था। वो कुछ बुदबुदा रहा था, कोई पुरानी दुआ। मैंने नहीं टोका। तू ठीक है? मैंने धीरे से पूछा। उसने सिर हिलाया, लेकिन चेहरा नहीं हटाया। मैंने पूरी रात आंख नहीं झपकी। जब भी पलकें बंद करता, वो जंगल का घूमता हुआ रास्ता आंखों के सामने आ जाता। सुबह हुई या कुछ वैसा, सूरज नहीं निकला, बस एक धुंधली सी रोशनी, जैसे किसी ने आसमान पर धूल भरा चादर फैला दिया हो। हम बाहर निकले, खींचते हुए। वो ढाबा अब कुछ और लग रहा था, नया नहीं, ज्यादा पुराना। छत पर और ज्यादा जंग लग चुकी थी। बोर्ड एक तरफ झुका था, वो बल्ब जो रात को जल रहा था गायब था। अंदर वही बूढ़ा आदमी, वहीं खड़ा। फिर मिल गए, उसने कहा, जैसे हमें आने की उम्मीद थी। मेरे गले में खराश हो गई। ये सब क्या हो रहा है? वो मुस्कुराया नहीं, बस एक स्टील की थाली पहुंचते हुए बोला, आप तो खुद आए हो, जंगल ने बुलाया है। जंगल ने बुलाया है? ये क्या मतलब हुआ? हमने तो बस एक शॉर्टकट लिया था, मैंने कहा। हाईवे जाम था। वो बोला, यहां आने की वजह छोटी हो सकती है, पर इरादा बड़ा होता है। खालिद ट्रक के पास बेचैनी से चक्कर काट रहा था। मैं काउंटर पर झुका। रात को बाहर कोई था? वो हल्के से मुस्कुराया। बाहर कोई हमेशा होता है। नाश्ता जो मिला, सूखी रोटी और अचार, उसे नाश्ता कहना भी बेमानी है। हमने फिर कोशिश की। इंजन स्टार्ट किया, गाड़ी बढ़ाई। मैंने मिनट गिनना शुरू किया। 10, 15, 25। मैंने खालिद की तरफ देखा। इस बार ढाबा नहीं आएगा। मैंने एक्सेलरेटर और दबाया। पेड़ तेजी से पीछे छूटते जा रहे थे। 30, 35, और फिर सामने एक हल्का पीला बल्ब। नहीं नहीं नहीं, वही जंग लगी टिन की छत, वही उखड़ा हुआ बोर्ड, होटल विरासत। खालिद की आवाज कांप उठी। ये क्या हो रहा है भैया? मैंने इतने जोर से ब्रेक मारे कि पीछे रखे क्रेट्स एक जोरदार धड़ाम से टकरा गए। उतर, मैंने कहा। अब देखते हैं कि इस ढाबे के अंदर क्या है। हम झटके से दरवाजा खोलकर अंदर घुसे। ढाबा खाली था, ना बूढ़ा आदमी, ना काउंटर पर कोई। कुर्सियां अब भी गर्म थीं, जैसे अभी अभी कोई यहां से उठा हो। फिर मेरी नजर दीवार पर पड़ी। कुछ नया था। फीकी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें, ट्रक ड्राइवर, दर्जनों, कुछ अकेले, कुछ अपने खलासियों के साथ। सब ढाबे के सामने खड़े, सब मुस्कुरा रहे थे। हर फोटो के नीचे एक मार्कर से तारीख लिखी थी। सबसे नई तस्वीर, सुरेंद्र और खालिद, जुलाई 2025। मैं एक कदम पीछे हटा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी त्वचा ठंडी पड़ गई। ये तस्वीर हमने ली ही नहीं, मैंने बुदबुदाया। पर ये हम ही हैं, खालिद ने कहा, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। वही कमीज, वही गमछा, ये तो कल की फोटो है। शाम को वो हमें मिला, एक और ट्रक ड्राइवर, जंगल के किनारे से आता हुआ। पैर में लंगड़ाहट थी, बाल उलझे हुए, चेहरा ऐसा जैसे सालों से आईना नहीं देखा हो। नाम था हरभजन। 2007 से यहां फंसा हुआ था। वो भूत जैसा नहीं दिखता था। सबसे पहली बात यही मुझे अजीब लगी। घनी सफेद काली दाढ़ी, भूरा स्वेटर, गला तक भीगा हुआ, और उसकी त्वचा जैसे सूखी मिट्टी की परत हो। वो थका हुआ लगता था, इंसान था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खाली था, कुछ खिंच चुका। नाम हरभजन है, उसने हाँफते हुए कहा। मैं भी ट्रक चलाता था, अब क्या कहूं, बस। वो वहीं ढाबे की बेंच पर बैठ गया।
जैसे उसके पास अब और कहीं जाने को कुछ बचा ही नहीं था। मैंने खालिद की ओर देखा। वो ट्रक के पास जड़ होकर खड़ा था, हाथ कांपते हुए। तुम यहीं के हो? मैंने धीरे से पूछा। हरभजन ने कुछ पल तक कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे घूरता रहा। फिर बोला, नए हो? कल रात यहीं रुके? मैंने सिर हिलाया। वो हल्के से मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। शुरुआत में सब नया लगता है, फिर धीरे धीरे समझ आता है ये जगह किसी को छोड़ती नहीं। मेरे गले से आवाज सूख गई थी। ये सब क्या है? क्या नहीं छोड़ती? हरभजन ने जंगल की ओर देखा, जैसे वो सुन रहा हो। ये जंगल, वो धीमे से बोला, जिंदा है, सोचता है और भूलता नहीं। उसने अपनी कहानी टुकड़ों में सुनाई। साल था 2007। वो रायपुर से नासिक तक लोहा ले जा रहा था। पुलिस की नाकेबंदी से बचने के लिए उसने शॉर्टकट लिया था, ठीक वैसे ही जैसे हमने। उसका खलासी बोला था, चलो जंगल वाले रास्ते से। ढाबा आया, वही ढाबा, वही नाम, वही पीली रोशनी। और फिर वो छोड़ ही नहीं पाया उस जगह को। चाहे जो भी रास्ता लिया, उसने कहा, हर बार वही होटल विरासत सामने आ जाता था। उसने सोचा, सोकर ठीक हो जाएगा। फिर इंतजार किया कुछ दिन, फिर ट्रक लेकर पेड़ों को तोड़ते हुए निकलने की कोशिश की। पर जंगल खुद को बदल लेता है, उसने फुसफुसाकर कहा। वो अपनी शक्ल बदल लेता है। मैंने भौहें चढ़ा ली। ये मुमकिन नहीं है। उसने मेरी तरफ तीखी नजर डाली। तुमने देखा ना वो तस्वीर अंदर? मेरा पेट मरोड़ खाने लगा। हमने वो फोटो नहीं खींची, मैंने बुदबुदाया। हरभजन ने सिर हिलाया। मैंने भी नहीं, पर वो आती है हर बार, पहली रात के बाद, जब तुम उनका खाना खा लेते हो। अब खालिद की आवाज भी कांप रही थी। तो इसका मतलब तुम चिन्हित हो चुके हो? हरभजन बोला, जैसे टिकट कट गया हो। अब तुम इसका हिस्सा बन चुके हो। उसने एक पुरानी नोटबुक निकाली, गंदी फटी हुई, पानी से भीगी। अंदर नाम थे, नक्शे थे, तारीखें थीं, दर्जनों ड्राइवरों के। कुछ हफ्तों तक फंसे रहे, कुछ सालों तक, और ज्यादातर गायब हो गए। सिर्फ कुछ ही 1 साल से ज्यादा टिक पाए। अब मैं ढाबे से दूर रहता हूं, हरभजन बोला, पर जंगल में भी ये पीछा नहीं छोड़ता। सपने, फुसफुसाहटें, कदमों की आहट जो तुम्हारी परछाई से मेल नहीं खाती। उस रात हमने नींद नहीं ली, क्योंकि थकान नहीं थी, नहीं क्योंकि कोई ट्रक के आसपास घूम रहा था। एक नहीं, कई धीमे कदम, पत्तों की चरमराहट, कभी कभी किसी बच्चे की हंसी, फिर शांत, फिर एक चीख दूर से आती हुई, जैसे जमीन के नीचे से। खालिद फुसफुसाया, भैया, आपको लगता है हम कभी वापस जा पाएंगे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब मुझे खुद यकीन नहीं रहा था। रात के ठीक 3:13 पर ढाबे की बत्ती फिर से जल उठी। न किसी ने स्विच दबाया, न कोई अंदर गया। बस यूं ही जल उठी, जैसे वो हमें देख रही हो, जैसे वो इंतजार कर रही हो। सुबह होने तक मैंने वो दस्तकें दोबारा गिनी, 3 बार। फिर खामोशी, फिर एक आवाज, जैसे कोई भारी चीज कंकड़ भरी जमीन पर घसीट रहा हो। पर जब भी खिड़की से बाहर झांका, जंगल पूरी तरह शांत था। न हवा, न जानवर, बस वो नजरें जो हर वक्त सीने पर एक गीले बोरे की तरह बैठी रहती थीं। खालिद ने शायद ही कुछ नींद ली हो। उसका चेहरा पीला, पसीने से तर, मानो एक रात में 10 साल बूढ़ा हो गया हो। हम बाहर निकले, उस धुंधली रोशनी में जिसे सुबह कहना भी गलत होगा। ट्रक ठीक था, इंजन ज्यों का त्यों, ईंधन भी उतना ही, पर टायर बदल चुके थे। नहीं, टायर नहीं, उनके आसपास की जमीन, वहां नंगे पांव के निशान थे, छोटे, बच्चों जैसे। और एक निशान ट्रक के बोनट पर था, सामने नहीं, ऊपर। हरभजन फिर मिला, हाथ में एक केतली लिए, गर्म पानी। उसने रात के बारे में कुछ नहीं पूछा, पूछने की जरूरत ही नहीं थी। अब भी यहीं हो, उसने कहा। अच्छा है, इसका मतलब दरवाजा नहीं खोला। खालिद बेंच पर धम्म से बैठ गया। ये सब क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। जंगल में बच्चों के पांव के निशान क्या कर रहे हैं? हरभजन चुप रहा, फिर पानी ढाला, धातु के 2 गिलास हमारी तरफ बढ़ाए। इस जंगल में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है, वो बोला। कुछ तो पहले इंसान थे। वो पेड़ों की ओर देखता रहा। और कुछ कभी इंसान थे ही नहीं। मेरे अंदर झुंझलाहट भरने लगी थी। मैं वो आदमी नहीं जो आसानी से डर जाए। 3 बजे रात के हाईवे पर अकेले ट्रक चलाया है, जहां दोनों तरफ सिर्फ जंगल होता है। डकैतों का सामना किया है,
यहां तक कि एक बार तेंदुआ भी देखा है। पर ये डर नहीं था, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो किसी भी तर्क में फिट नहीं बैठता। क्यों ना हम पैदल निकलें, मैंने अचानक कहा। ट्रक गया भाड़ में। कंपास लो और पूरब की तरफ चलते जाओ, जब तक कोई गांव या हाईवे न मिल जाए। हरभजन काली हंसी हंसा। हर कोई यही सोचता है, पर जंगल ऐसे नहीं चलता। तुम सीधे चलते जाओगे और फिर भी वापस ढाबे के सामने पहुंच जाओगे, या उससे भी बुरा, कभी लौटोगे ही नहीं। फिर वो आगे झुका। 2 साल पहले एक ड्राइवर था, राकेश। रोटी पानी सब साथ लिया, सूरज को बाईं तरफ रखकर निकल पड़ा। हमने इंतजार किया। 3 दिन बीते। चौथे दिन उसने ढाबे की रसोई की ओर इशारा किया। राकेश उसी दरवाजे से बाहर निकला। वही कपड़े, पैर पर वही चोट, पर उसे कुछ याद ही नहीं था। उसे लगा बस 10 मिनट ही बीते हैं। खालिद फुसफुसाया, तो फिर कुछ करने का तरीका है या नहीं? हरभजन ने धीरे से कहा, है शायद। उसने फिर अपनी गंदी फटी नोटबुक खोली। कांपते हाथों से पन्ने पलटे। कुछ ड्राइवर बहुत कम ने जंगल में एक जगह देखने का दावा किया है। एक पुराना कुआं, बहुत पुराना। कई कहते हैं यहीं से ये जगह शापित हुई थी। कुछ कहते हैं उसमें कोई बच्चा गिरा था, या शायद कुछ और। उसने मेरी तरफ देखा। कोई नहीं जानता कि वो असल में क्या है, पर मैंने उसे सपनों में सुना है, आवाज देता है। उसी शाम हमने एक आसान सी तरकीब आजमाने की सोची। सीधे चलते जाएंगे। ट्रक में जो पेंट था उसे हर 30 सेकंड में पेड़ों पर निशान लगाते जाना। मैं ट्रक चलाता, खालिद उतरता, सबसे पास के पेड़ पर सफेद लाइन खींच देता। हमने ये लगभग 1 घंटे तक किया। हर पेड़ पर निशान, सीधा रास्ता, कोई मोड़ नहीं लिया। और फिर वही निशान हमें सामने के पेड़ों पर दिखने लगे, ताजा, गीले। खालिद की सांस अटक गई। ये तो हमने पीछे की तरफ लगाए थे। और फिर आखिरी झटका। एक पेड़ पर पेंट के ऊपर एक हथेली का निशान, हमारा नहीं, छोटा था। 5 पतली लंबी उंगलियां, और वो भीगी हुई थी, ना पेंट से ना मिट्टी से, कुछ और था। उस रात संगीत बजा। हाँ, संगीत, पुराने ग्रामोफोन का गाना, ढाबे की दिशा से एक धीमा उदास वॉल्ट्स जो अपने आप से कहीं ज्यादा तेज गूंज रहा था। हरभजन ने उस रात नींद नहीं ली। वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा रहा, लाल आंखें, पंजाबी में कुछ बड़बड़ाता रहा। बार बार मैंने खुद को स्टीयरिंग पर जोर से टिकाकर जागने की कोशिश की। खालिद ने कोशिश भी नहीं की। वो फिर से सिकुड़ कर बैठ गया, दुआ पढ़ता पढ़ता सो गया। और जैसे ही मेरी आंखें झपकने लगीं, मैंने उसे देखा। एक औरत सफेद साड़ी में, पेड़ों की लाइन के पास खड़ी, लंबे काले बाल, चमकती सफेद त्वचा, बिना आंखों के चेहरा, सिर्फ काले खाली गड्ढे। वो मुस्कुराई और फिर बिना मुड़े पीछे की ओर चलते हुए जंगल में गायब हो गई। सुबह होने से पहले ही मेरे माथे पर पसीना था, गर्मी की वजह से नहीं। जंगल हमेशा ठंडा रहता था, एक बाथरूम जैसा, ठंडा, भीगा हुआ। पर अब डर मेरी हड्डियों में जम गया था। मैंने खालिद को उस औरत के बारे में कुछ नहीं बताया, हरभजन को भी नहीं। मेरे अंदर का एक हिस्सा चाहता था कि ये बस सपना हो। लेकिन जब मैं बाहर गया, फिर उसी पेड़ों की लाइन की तरफ देखा, मुझे मिट्टी में पांवों के निशान दिखे, छोटे, नंगे, हमारे ट्रक से दूर जाते हुए और फिर जंगल के अंदर गहराई तक जाते हुए। मैंने कहा, अब मैं कुएं को ढूंढने जा रहा हूं। हरभजन का चम्मच हवा में ही रुक गया। पक्का? उसने पूछा। नहीं, मैंने ईमानदारी से कहा, पर अब इस भूतिया ढाबे के गोल गोल चक्कर नहीं काट सकते। ये जगह हमें अंदर से खा रही है। हरभजन ने थाली की ओर देखा, फिर नीचे नजरें झुकाकर बोला, तो बस एक बात याद रखना, अगर जंगल में कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो मत सुनना, चाहे वो किसी की भी आवाज हो, यहां तक कि तुम्हारी मां की भी। हमने एक छोटा सा बैग पैक किया, टॉर्च, बिस्कुट, पानी, एक लंबा लोहे का सरिया जो कार्गो में था, सावधानी के लिए, और हरभजन की फटी हुई नोटबुक। खालिद नहीं जाना चाहता था। उसका चेहरा अब सिर्फ थका हुआ नहीं था, वो डर में गूंज चुका था। मैं ट्रक के पास ही रुकता हूं, उसने कहा। किसी को तो निगरानी करनी होगी। मैंने बहस नहीं की। सच तो यह था कि मुझे खुद नहीं पता था कि हम में से कोई लौटेगा भी या नहीं। जंगल घना था और जिंदा सा। शाखाएं ऐसे मुड़ रही थीं जैसे हाथ हों। पेड़ों की आवाज किसी प्राचीन भाषा में फुसफुसा रही थी।
परिंदों की चहचहाहट गायब थी। हवा नहीं चल रही थी, सिर्फ कीड़ों की सनसनाहट, सूखे पत्तों की खरखराहट और हमारी सांसों की आवाज थी। हम चलते रहे, घंटे बीत गए जैसे। हर कुछ कदमों पर हम पेड़ों को चाकू से निशान लगाते और ऊंची आवाज में कदम गिनते। 300 कदम के करीब पहुंचे तो जंगल हल्का होने लगा। फर्श पर पत्तों की जगह लाल गीली मिट्टी थी और फिर एक छोटी सी खुली जगह में जहां जंगली बेलें और पत्थर थे वो दिखाई दिया। कुआं, पुराना, गोल, काले काई से ढका हुआ, न रस्सी न चरखी, बस एक गड्ढा मुंह की तरह खुला हुआ जंगल के बीचों बीच। मैंने अंदर कुछ सुना, पानी नहीं, सांसें। हरभजन पास नहीं गया, वो 10 कदम पहले ही रुक गया और हाथ जोड़ ली। मैंने ये जगह कभी नहीं देखी, वो बुदबुदाया। सिर्फ सुना था, पर तुमने इसे ढूंढ लिया। मैं आगे बढ़ा, टांगें जवाब दे रही थीं, लेकिन शरीर खुद ब खुद खींच रहा था। वो कुआं मुझे बुला रहा था, शब्दों से नहीं, पर जैसे कोई भूली हुई याद। मैं उसके किनारे पर घुटनों के बल बैठ गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन खाली नहीं। कुछ हिला। नीचे, बहुत नीचे, एक आकृति उठी, पतली, लंबी, धुएं जैसी। एक हाथ बाहर निकला, इंसानी हाथ, पर बहुत ज्यादा जोड़। उसने मुझे पकड़ा नहीं, बस हिलाया, जैसे वो मुझे पहचानता हो। फिर मैंने वो आवाज सुनी, धीमी, मीठी, बिल्कुल पीछे से। बेटा, घर चलो। मेरी मां की आवाज, जो 10 साल पहले मर चुकी थी। मैं जम गया। हरभजन की आवाज पीछे से गूंजी, मुड़ना मत। पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो आवाज ठीक वैसे ही जैसे मां कहा करती थी। बेटा, वो ठीक पीछे खड़ी थी। मैं उसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था, गर्म, सजीव। और फिर नाखून मेरे कंधे से छुए। मैं उछल पड़ा, लगभग कुएं में गिरता हुआ। हरभजन ने मुझे खींच लिया। तूने देखा? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। जिस जगह नाखून छुए थे वहां बर्फ जैसी ठंडक थी। उसने सिर हिलाया। अच्छा किया, अगर तूने मुड़कर देखा होता तो अब तक वो तुझे ले चुकी होती। वापसी के रास्ते में हम खामोश थे। अब जंगल पहले से भी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। हवा नहीं थी, लेकिन पेड़ कराह रहे थे। एक जगह हम उस पेड़ के पास से गुजरे जिस पर हमने निशान बनाया था, पर अब निशान गायब था। छाल जैसे भर चुकी थी, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। ट्रक पर वापस पहुंचे तो खालिद गायब था। दरवाजा खुला था, जूते स्टेप पर रखे थे, इंजन वैसा ही, छेड़ा नहीं गया। बस वो नहीं था। और ड्राइवर की सीट पर एक गर्मा गर्म थाली, ताजा पका खाना, जैसे किसी ने अभी अभी परोसा हो। मैं जम गया। उस थाली को घूरता रहा। चावल से भरी प्लेट से भाप उठ रही थी। एक ताजी नर्म रोटी दाल की कटोरी के पास सजी थी। ऊपर हरी मिर्च का टुकड़ा, चमचमाता चम्मच जैसे अभी धोकर रखा हो। खालिद कहीं नहीं, ना कदमों के निशान, ना कोई आवाज, बस उसके जूते मस्जिद के बाहर की तरह सजे हुए। हरभजन बुदबुदाया, हर बार वो खींचते नहीं हैं, कभी कभी दावत देते हैं। मैं ट्रक में चढ़ा, हर कोना देखा। खालिद का गमछा अभी भी लटका था। मोबाइल डैशबोर्ड पर पड़ा था। स्क्रीन टूटी हुई, बैटरी खत्म। कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कोई खून नहीं, घबराहट नहीं, सिर्फ गायब हो जाना। और वो थाली, मैंने उसे उठाया और बाहर फेंक दिया। वो एक पत्थर से टकराकर फूट गई। दाल उस पर से बहती हुई नीचे गिरी, गाढ़ी, पीली, उल्टी जैसी। हरभजन चुपचाप देखता रहा। अब तू समझ गया ना? उसने कहा। यह जगह सिर्फ एक चक्र नहीं है, ये एक जिंदा जाल है। और तेरा दोस्त, वो रुका। कहने की जरूरत नहीं थी। मैं ड्राइवर सीट पर बैठ गया। इंजन बंद। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में गूंज रही थी। खालिद डरपोक नहीं था। वो कभी बिना बताए नहीं जाता, कभी भी नहीं। जूते छोड़कर कभी नहीं। मैंने हरभजन की तरफ देखा। वो मरा नहीं है, वो नहीं मरा। हरभजन ने लंबी सांस ली। मरा नहीं, अभी नहीं, पर गया। हाँ, शायद ढाबे में, शायद जंगल में, शायद कुएं के नीचे। इस जंगल के कई दरवाजे हैं। उस रात मैंने काले और सफेद सपने देखे। खालिद ढाबे की खिड़की पर खड़ा था, मुझे घूरता हुआ, चेहरा पीला, होंठों पर तार से टांके। वो हिला नहीं, बस मुझे देखता रहा, आंखों में डर जैसा कुछ। फिर उसके पीछे से वो बूढ़ा रसोइया आया। उसने खालिद के कान में कुछ फुसफुसाया और खालिद मुस्कुराया, पर उसकी आंखें अब भी मदद मांग रही थीं। मैं एक झटके से उठ गया, हांफता हुआ। हरभजन बाहर सो रहा था, धीरे धीरे खर्राटे लेता। जंगल फिर से चुप था, बहुत ज्यादा चुप।
ना कीड़े ना हवा, बस दूर से आती कोई हल्की सी जीवित गूंज। और तभी मैंने कुछ नया देखा। ट्रक अब दूसरी दिशा में था। कल रात तक वो सड़क की तरफ था जिस रास्ते से हम लौटे थे। अब बिना किसी आवाज, बिना इंजन स्टार्ट हुए वो ढाबे की तरफ मुड़ा हुआ था, बस 20 फीट दूर। और ड्राइवर साइड के शीशे पर एक बच्चे का हाथों का निशान, लाल, ताजा। मैं धीरे धीरे उतरा। दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। ढाबे के अंदर पीली बल्ब की रोशनी पहले से जल रही थी। अभी सूरज भी नहीं निकला था, लेकिन रोशनी ने कंकड़ भरे जमीन पर लंबी परछाइयां फैला दी थी। मेरे पैर खुद ही चलने लगे। फिर से ताजे खाने की महक, चाय की गर्माहट, और उसके नीचे कहीं गीली मिट्टी और सड़न की बू। ढाबे का दरवाजा चरमराया। मैं अंदर चला गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। न कोई रसोइयां, न कोई आवाज, न कोई आहट। सिर्फ एक पुराना ग्रामोफोन चरमराता हुआ चल रहा था, किसी खोए हुए दशक की एक लोरी बजाता हुआ। चंदा मामा दूर के दीवार पर लगी फोटोबोर्ड बदल चुकी थी। एक नई तस्वीर थी, खालिद अकेला एक बेंच पर बैठा हुआ, कैमरे की तरफ देखता। और उसके पीछे मैं, धुंधला, जैसे चलते चलते कैमरे में आ गया हूं, आधा अंदर आधा बाहर। जैसे मैं वहां था, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था। मैं लड़खड़ाता हुआ ढाबे से बाहर निकला, हांफते हुए। जंगल नहीं सरसराया, वो सुन रहा था। मैंने सड़क की ओर देखा, पेड़ों की ओर, उस घेरे की ओर जो हमारे चारों ओर सांप की तरह घूमता था, अपनी ही पूंछ को निगलता हुआ। और मुझे एक बात समझ में आई, ये जगह हमें मारना नहीं चाहती, ये हमें रोकना चाहती है, हमेशा के लिए, हरभजन की तरह, बाकियों की तरह, और शायद अब खालिद की तरह भी। पर मैं अभी हार मानने को तैयार नहीं था। अगर ये जगह जिंदा थी, सांस लेती, खींचती, फुसलाती, तो इससे लड़ा जा सकता था, बचकर नहीं, तोड़कर। खालिद के गायब होने के अगले दिन मैं अपने ही ट्रक की पैसेंजर सीट पर बैठा था, शांत, सुन्न। जंगल वैसा ही था, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। डर अब किसी ठंडी चीज में बदल चुका था। फोकस, अब और घबराहट नहीं, अब कोई तर्क नहीं चाहिए था। अगर जंगल के अपने नियम थे तो उन्हें तोड़ा जा सकता था। हरभजन मुझे अपने झोपड़ी के पीछे बने चूल्हे के पास ले गया। वहां उसने पत्थरों से एक छोटा सा टेबल बना रखा था, और उस पर उसकी सबसे कीमती चीज रखी थी, एक अधजली नोटबुक। पन्ने जले हुए, नाम धुंधले, लेकिन कुछ लाइनों को मोटे काले पेन से बार बार उकेरा गया था। इन्हें आईना पसंद नहीं, कोई असली इंसान 2 बार से ज्यादा नहीं खटखटाएगा। ढाबे का खाना कभी दूसरी बार मत खाना, किसी भी आवाज का पीछा मत करना जब तक रुकने के लिए तैयार ना हो। हरभजन ने एक स्केच की ओर इशारा किया, एक गोल आकृति जिसके अंदर भंवर जैसी लकीरें बनी थी। यही है ढाबा, उसने कहा। एक केंद्र बिंदु, और जंगल उसके चारों तरफ ऐसे लिपटा है जैसे कोई सोया हुआ अजगर। और तुम, सुरेंद्र भाई, अब उसके मुंह के अंदर हो। हम उसी दोपहर दोबारा ढाबे लौटे। खालिद वाले सपने के बाद मैंने उससे दूरी बना रखी थी, लेकिन अब कुछ बदला हुआ था। ग्रामोफोन नहीं बज रहा था, बल्ब नहीं झपक रहा था, सब शांत था। अंदर जाकर मैंने एक नई दीवार देखी जो पहले कभी नहीं थी। ईंट या सीमेंट की नहीं, बल्कि जली हुई लकड़ी की, गीली, सांस लेती हुई, जैसे कुछ उग आया हो ढाबे के भीतर। हरभजन ने कांपते हाथों से उसे छुआ। ये अब और ताकतवर हो रहा है। उस दीवार पर किसी कुंद चाकू से खुरचे हुए थे दर्जनों चिन्ह, जो मैं नहीं समझ पाया। एक निशान कुएं जैसा था, उसे बाहर की ओर भंवर खींची हुई थी। दूसरा, एक आदमी और बच्चा हाथों में हाथ डाले, और उनके नीचे कोयले जैसी स्याही में लिखा था, सिर्फ एक ही जा सकता है। उस रात मैं ट्रक से निगरानी कर रहा था। हरभजन अपनी झोपड़ी में लौट गया था। ठीक आधी रात वो आवाज आई जिसे सुनने का डर भी था और इंतजार भी। भैया, खालिद की आवाज पेड़ों के पीछे से आई, कमजोर, जैसे वो रो रहा हो। भैया, ठंड लग रही है। मैं धीरे धीरे बाहर निकला। लोहे की रॉड हाथ में थी, दिल जोर से धड़क रहा था। कहाँ है तू? मैंने फुसफुसाया। कोई जवाब नहीं। फिर से बहुत धीमे, ले चलना मुझे प्लीज। मैं कांपते कदमों से उस आवाज के पीछे गया, झाड़ियों के भीतर। मेरी टॉर्च झपकने लगी, शाखाएं मेरी बाहों को छूने लगी, और फिर मैंने उसे देखा। खालिद, या शायद कोई जो उसका चेहरा पहने हुए था। वो एक सड़े हुए पेड़ की जड़ के पास बैठा था। उसकी आंखें बुझी हुई थीं, होंठ फटे हुए, कपड़े तार तार,
पर आवाज बिल्कुल वैसी ही। भैया, तू पहले क्यों नहीं आया? मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। खालिद, तू ठीक है? बोल ना। उसने सिर हिलाया, लेकिन फिर उसका चेहरा झटका खा गया, मरोड़ने लगा, जैसे कोई और उसमें समाने की कोशिश कर रहा हो। और उसी पल मैंने देखा उसकी परछाई जमीन पर उसे मेल नहीं खा रही थी। खालिद की देह शांत बैठी थी, पर उसकी छाया का सिर मेरी ओर मुड़ा और मुस्कुराया। मैं पीछे कूदा, दिल की धड़कन गूंजने लगी और भाग पड़ा। मैं तब तक नहीं रुका जब तक ढाबे के पास वाली खुली जगह तक नहीं पहुंच गया। मैंने हरभजन को कुछ नहीं बताया, जरूरत भी नहीं थी। वो पहले से ही आग के पास बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। उन्होंने तुझे दिखाया ना? उसने धीमे से कहा। अब और भी दिखाएंगे। उन्हें पता है कि तू ये चक्र तोड़ने की सोच रहा है। मैं उसके पास गिर पड़ा, हांफते हुए। ये चाहते क्या हैं? मैंने पूछा। उसका चेहरा थका हुआ था। जो हर पुरानी आत्मा चाहती है, साथ, यादें, एक आत्मा के बदले दूसरी। जंगल ऐसे ही जिंदा रहता है। उसने नोटबुक फिर से मेरे हाथ में थमा दी। आखिरी पन्ने पर मोटे अक्षरों में लिखा था, बाहर निकलने का एक ही तरीका है, इसे वो देना जो इसके पास पहले से ना हो। एक चुनाव, एक बलिदान, एक गवाह। मैंने उसकी ओर देखा, उलझन में। वो आग में घूर रहा था। मैं अपनी मर्जी से यहां नहीं आया था, उसने कहा, लेकिन रुक गया। दर्जनों आते जाते देखे, कभी हिम्मत नहीं हुई आखिरी रीत पूरी करने की। लेकिन तुम, वो रुका, शायद कर सको। उस रात सपना फिर आया, लेकिन इस बार मैं उसमें नहीं था। खालिद था। वो ढाबे में बैठा था, अकेला, धीरे धीरे खा रहा था। और उसके पीछे दरवाजे पर मेरा चेहरा मुस्कुराता हुआ। मैं उस मुस्कान के साथ जागा और एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, कुछ घसीटने की आवाज। ट्रक के पास कोहरा फैला हुआ था, उसमें कोई आकृति हिल रही थी। और उसी पल मुझे समझ में आ गया, अब क्या करना है। कल मैं फिर से उस कुएं पर जाऊंगा, और इस बार मैं सवाल पूछने नहीं, जवाब देने जाऊंगा। सुबह तक मैं ये दिखावा करना छोड़ चुका था कि नींद आ सकती है। मैं ट्रक की सीढ़ी पर बैठा था, उस जंगल की ओर घूरते हुए जहां से खालिद की आवाज आई थी, जहां उस चीज ने उसका चेहरा रबर के नकाब की तरह पहन लिया था। हरभजन चुपचाप चाय बना रहा था। जंगल आज कुछ ज्यादा ही शांत था, अजीब तरह से शांत। पेड़ों की फुसफुसाहट भी थम चुकी थी, जैसे वो भी इंतजार कर रहे थे। दोपहर के बाद हम फिर लौटे उस कुएं के पास। रास्ता अब अलग सा लग रहा था, छोटा। जंगल अब पहले की तरह रोक नहीं रहा था। पेड़ों ने अब रास्ता बंद नहीं किया, बल्कि वो हमें ले जा रहे थे। हमें बुलाया गया है, हरभजन ने बुदबुदाया, अपनी शॉल कसते हुए। जब हम उस साफ जगह पर पहुंचे तो कुआं बदला हुआ लगा, ज्यादा साफ, कम काई, कम सड़न, जैसे किसी मेहमान के लिए धुल पोंछकर सजाया गया हो। उसके किनारे पर एक मोटी गेंदे की माला टंगी थी, जो पहले कभी नहीं थी, और जमीन पर हल्दी और काले राख से बनी लकीरों में लिखा था, जो छीना गया उसे वापस लाओ, जो सबसे प्यारा है उसे छोड़ दो। मैं फिर कुएं के पास झुका। इस बार मुझे सांसों की आवाज नहीं सुनाई दी। खालिद की आवाज आई, बिल्कुल साफ, बिना किसी गड़बड़ी के। भैया, बहुत गहराई से आई थी। बचाओ। मैंने पत्थर कसकर पकड़े और चिल्लाया, कहां है तू? चुप्पी। फिर एक और आवाज, मेरी खुद की, चीखती हुई। मैं लड़खड़ा गया। वो आवाज मेरी हड्डियों में गूंज उठी। हरभजन ने मेरा हाथ पकड़ा। ये तुझे बांटने की कोशिश कर रहा है, तुझे उलझाने की। अब बात खालिद की नहीं रही, अब बात तेरी है। उसने मुझे एक कपड़े में लिपटी चीज दी। मैंने धीरे से खोला। खालिद की घड़ी, वही जो वो हमेशा पहनता था। पट्टी अब भी फटी हुई थी। ये मुझे ढाबे के बाहर मिली, हरभजन ने कहा। सीढ़ी पर रखी थी। मेरी आंखें भर आईं। वो जिंदा है। हरभजन ने लंबी नजर से मुझे देखा। है, हमने फैसला किया। आज रात हम फिर कुएं पर लौटेंगे, सूरज डूबने के बाद। रिवाज पूरी अंधेरी रात में करना होगा। एक आदमी को खोए हुए का नाम लेना होगा, दूसरे को अपनी मर्जी से एक चीज सौंपनी होगी, तभी जंगल रास्ता खोलेगा। रात ढलते ही मुझे फिर से संगीत सुनाई दिया, ग्रामोफोन, लेकिन इस बार धीमा, बिगड़ा हुआ। वही पुरानी लोरी अब किसी शव यात्रा की धुन लग रही थी। फिर दस्तक हुई, 3 बार, लेकिन ट्रक पर नहीं, ट्रक के अंदर, कार्गो कंपार्टमेंट के अंदर से। कोई या कुछ ट्रक के भीतर से खटखटा रहा था। खालिद? नहीं,
मैंने हरभजन की दी हुई लोहे की रॉड हाथ में ली और दरवाजे खोले। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ मिट्टी की गंध थी और गीले कपड़ों की सड़न, और क्रेट्स पर पड़ा था एक चित्र, कोयले से बना हुआ गत्ते पर। दो आकृतियां एक कुएं के पास खड़ी थीं, एक घुटनों के बल, दूसरी कुएं में गिरती हुई। समय पूरा हो गया, पीछे से हरभजन की आवाज आई, अब चलना होगा। हमने तेल के दिए जलाए और फिर उसी वीरान साफ जगह की ओर बढ़े। हवा अब चीख रही थी, पेड़ ऐसे कराह रहे थे जैसे अपनी जड़ों से उखड़ने को हों। कुएं के किनारे हमने बले रखी, खालिद की घड़ी। फिर मैंने बोला जोर से, स्पष्ट, मेरा नाम सुरेंद्र यादव है। मैं उस एक के लिए खुद को सौंपता हूं जिसे तुमने छीन लिया। हवा थम गई, जंगल ने एक लंबी सांस ली और फिर जमीन मेरे पैरों के नीचे से फट गई। मैं गिरा सीधे काले अंधकार में, जड़ें मेरे चारों ओर ऐसे लिपटी जैसे रस्सियां हों। मेरा शरीर उलटने लगा, सिर किसी सख्त चीज से टकराया। मैं ठंडे पत्थर पर आकर गिरा, हांफते हुए, और जब आंखें खोली मैं एक कक्ष में था, जमीन के नीचे। दीवारें टूटे हुए झंग लगे, टेढ़े मेढ़े आईनों से भरी थीं, और हर आईने में खालिद, हर रूप में। कोई रोता हुआ, कोई चीखता, एक मुस्कुराता हुआ, बहुत ज्यादा मुस्कुराता हुआ। और फिर मैंने असली को देखा, एक कोने में सिमटा हुआ, चेहरा पीला, आंखें सूनी। जैसे ही मैं उसकी ओर बढ़ा, भैया, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज सूखी पत्तियों जैसी टूटी हुई थी। तू जिंदा है, मैंने कहा। आंखें भीग गईं। मैं आ गया खालिद, चल बाहर चलते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, वो पीछे हट गया। छूना मत, उसने फुसफुसाया। अगर तूने मुझे छुआ तो वो जान जाएगी। कौन? मैंने पूछा, पर जवाब मैं जानता था। आईनों से वो देख रही थी। आईने वाली ने मुस्कुराया और फिर बाहर निकलने लगी। मैं वहीं जम गया। मेरा हाथ खालिद से बस कुछ इंच दूर था जब वो चीज आईने से रेंगती हुई बाहर निकली। उसका चेहरा भी खालिद जैसा ही था, पर गलत, बहुत चिकना, आंखें गोल, मुस्कान होंठों से बाहर तक फैली हुई। वो मकड़ी की तरह रेंग रही थी, ऐसे जोड़ों से मुड़ती जो इंसान में होते ही नहीं। हर हरकत पर ऐसी आवाज आती जैसे गीली टहनियां टूट रही हों। खालिद मेरे पीछे सिसकने लगा, खुद में और सिमट गया। उसे मुझे छूने मत देना। मैं उनके बीच आ गया, हाथ में लोहे की रॉड, और कभी इतनी कस के नहीं पकड़ी थी। वो चीज खालिद की आवाज में बोली, भैया, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करता? मैं चुप रहा। वो सीधी खड़ी हुई, अब खालिद से दुगनी ऊंचाई की, चेहरा अब भी वैसा ही। मैं तुम्हें छोड़ सकती हूं, उसने फुसफुसाया। तुम दोनों को, बस हाँ कह दो। मैंने रॉड उठाई। या फिर, उसने सिर टेढ़ा किया, उसे छोड़ दो, रास्ता ले लो, भूल जाओ उसे। तुम मुझे उससे पहले से जानते हो, है ना? उसी पल मुझे समझ आया, जंगल सिर्फ जिंदा नहीं था, वो सौदागर था। छल लिया, जो तुम्हें वही देता था जो तुम चाहते थे, लेकिन लेता था जो वाकई सबसे ज्यादा जरूरी होता था। मैं झपटा, लोहे की रॉड उसके सीने में घुसी और उसके मुंह से ऐसी आवाज निकली जैसे हजारों बच्चे उल्टी आवाज में चीख रहे हों। मकड़ी सी वो आकृति धुएं में बदल गई, गायब, पर मरी नहीं, कभी नहीं मरती। मैं खालिद की ओर मुड़ा, उसकी आंखों में आंसू थे। तू आया, उसने फुसफुसाया। मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैं कभी गया ही नहीं। ऊपर जमीन हिलने लगी, पत्थर टूटने लगे, आईने एक एक करके फटने लगे। हर एक से एक कराह, एक आवाज, एक आत्मा निकलती जो शायद हमसे पहले वहां फंसी थी। फिर मुझे हरभजन की आवाज सुनाई दी ऊपर से, जल्दी आओ, रास्ता खुल गया है। मैंने खालिद को उठाया, लेकिन वो बहुत कमजोर था चढ़ने के लिए, तो मैंने उसे गोद में उठाया। सुरंग अब पहले से भी तंग थी, गर्म, सांस लेती हुई, जैसे किसी का गला हो। लेकिन हम ऊपर पहुंच ही गए, और ऊपर का क्लियरिंग अब बदल चुका था। ना कोई गेंदे की माला, ना हल्दी की लकीरें, सिर्फ हरभजन नंगे पांव, हाथ में तेल का दिया लिए खड़ा था। उसके पीछे ट्रक था, अब सड़क की ओर मुंह किए हुए, और इस बार उसके पीछे एक नया रास्ता था। ताजा बजरी, असली रोशनी, ऊपर तारे। चक्र टूट चुका था, लेकिन हरभजन मुस्कुराया नहीं, वो पीछे हटा। मुझे यहीं रहना होगा, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया। नहीं, हमारे साथ चलो। सालों पहले मैंने सौदा कर लिया था, उसने कहा। जंगल ने तुम्हें जाने दिया, क्योंकि अब मैं तुम्हारी जगह ले चुका हूं। उसने अपना हाथ मेरी छाती पर रखा और कहा, लोगों को बताना
उन्हें चेतावनी देना। अगर एक भी आदमी सुन ले तो मेरा यहां रुकना बेकार नहीं जाएगा। फिर उसने मुझे कुछ दिया, एक फोटो, वही पुरानी ढाबे की फोटो दीवार अब फीकी पड़ चुकी थी। सब तस्वीरें गायब थीं, बस एक आखिरी तस्वीर बची थी। मैं खालिद के बगल में खड़ा। हमारे पीछे कोई ढाबा नहीं, सिर्फ खुली सड़क, और नीचे लिखा था सुरेंद्र और खालिद अंतिम जोड़ी। मैंने खालिद को ट्रक में चढ़ाने के लिए जैसे ही पलटा, मुझे पेड़ों की एक लंबी सांस जैसी आवाज सुनाई दी। जंगल अब न तो गुस्से में था न दुखी, बस संतुष्ट। हरभजन के आखिरी शब्द जैसे हवा में गूंज उठे। कुछ रास्ते बोझ उठाने के लिए बनाए जाते हैं और कुछ रास्ते यादें उठाने के लिए। हमने ट्रक बढ़ाया अंधेरे की ओर। अब कोई ढाबा नहीं, कोई आत्मा नहीं, बस पहियों की कड़कड़ाहट और आजादी की धीमी लंबी धड़कन। हमने तकरीबन 30 मिनट तक कुछ नहीं कहा। हेडलाइट्स धुंध और नई बजरी को चीरती जा रही थी। दोनों ओर के पेड़ अब चुपचाप खड़े थे, वो अब रास्ता रोक नहीं रहे थे। जंगल ने अपनी पकड़ छोड़ दी थी, लेकिन जो पीछे छोड़ आए थे उसका बोझ अब भी मेरे सीने पर भारी था। खालिद खिड़की से टिका था, आंखें आधी बंद, चेहरा कागज जैसा सफेद, सांसें धीमी, होंठ फटे हुए। जो कुछ भी उस चीज ने उसके साथ किया था वो सिर्फ शरीर पर नहीं था, वो उसकी रूह तक चबा कर गई थी। लेकिन रास्ता ज्यादा देर तक साथ नहीं रहा। 34वें मिनट पर पेड़ एक खुली जगह में खुल गए। बीच में एक अलाव जल रहा था, पर उसे जलाने वाला कोई नहीं था। और उसके पार जो चीज मैंने देखी उसने मेरी सांसें रोक दी। वही कुआं, ठीक सड़क के बीच में। ट्रक बंद हो गया, इंजन डेड, न हॉर्न न लाइट। मैंने स्टीयरिंग पर जोर से मुक्का मारा, कुछ नहीं हुआ। खालिद ने करवट ली। हम वापस आ गए? नहीं, मैंने धीरे से कहा, यह अब कोई लूप नहीं है, ये एक आखिरी परीक्षा है। आग अब और तेज जल रही थी, चिंगारियां उड़ने लगी। उस आग के पास 3 लकड़ी की नकाबें लगी थीं, भाले पर टंगी हुई। एक नकाब पर मेरा चेहरा गुस्से में चीखता हुआ, दूसरी पर खालिद का चेहरा जिसकी आंखें सिले हुई थीं, और तीसरी खाली, जैसे इंतजार कर रही हो। मैंने खालिद को नीचे उतारा, उसके घुटने जवाब दे गए। मैंने उसे थाम लिया, उसकी आंखों में झांका। तू यही नहीं रुकेगा, मैंने कहा। वो कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने उसका मुंह ढक लिया और अकेला कुएं की तरफ बढ़ गया। आवाज फिर आई, नरम, मानो किसी पुरानी याद की तरह। तू वापस आया? मैं कभी गया ही नहीं, मैंने कहा। तू जाना चाहता है? मैं चाहता हूं कि वो जिंदा रहे। लंबी खामोशी। फिर रिवाज पूरा करना होगा। नियम साफ थे, एक आत्मा के बदले दूसरी, एक गवाह जो यादों को अपने साथ ले जाए, एक चुनाव अपनी मर्जी से किया गया। मैं कुएं के किनारे खड़ा हुआ और जेब में हाथ डाला। हरभजन की पुरानी तस्वीर, खालिद की टूटी घड़ी, मेरे ट्रक की चाबी। मैंने एक एक करके सब कुछ कुएं में डाल दिया। आग भभक उठी, जंगल कांप उठा और कुएं से उठी एक आकृति जैसे हर खोए हुए चेहरे की मिली जुली छाया हो। हरभजन, राकेश, खालिद की डरावनी परछाई और मेरा अपना चेहरा भी। वो कुछ नहीं बोली, बस एक तीसरी नकाब आगे बढ़ाई, खाली वाली, और फुसफुसाई, चुनाव करो। मैंने नकाब ली, भालों के पास गया। खालिद की नकाब अब भी वहां थी, पर मेरी राख बन चुकी थी। तभी मुझे समझ आया, जंगल ने मेरी जगह ले ली थी, मौत में नहीं, याद में। मैं बलिदान नहीं था, मैं गवाह था। मैंने खाली नकाब को बीच वाले भाले पर गाड़ दिया और हरभजन की डायरी में लिखे आखिरी शब्द बोले, जंगल को भुला देना दो जो उसने बहुत देर तक थामे रखा है। आग एक झटके में बुझ गई, नकाबें टूटकर बिखर गईं, कुआं फुफकारता हुआ धंस गया और पीछे का रास्ता खुल गया। मैं दौड़कर खालिद के पास पहुंचा। उसकी आंखें खुली, चेहरे पर रंग लौटा, और उसके पीछे मैंने देखा पेड़ हट चुके थे, सचमुच की सड़क, घर की ओर जाने वाला रास्ता। जंगल ने हमें जाते वक्त चीखा नहीं, उसने सिर्फ एक लंबी सांस छोड़ी, वैसी सांस जैसी कोई आखिरी बातचीत के बाद छोड़ता है जब वो पहली बार सुना और समझा गया हो, जैसे उसकी भूख फिलहाल के लिए शांत हो गई हो। हमारे पीछे जो सड़क थी वो असली थी, मैं उसे अपनी हड्डियों तक महसूस कर सकता था। सख्त डामर, हल्के टायरों के निशान, डीजल और धूल की जानी पहचानी खुशबू। खालिद मुझ पर टिका हुआ था, मैं उसे ट्रक में चढ़ा रहा था। उसका शरीर अब भी कमजोर था,
लेकिन उसकी रूह लौट आई थी। ये मैं उसकी आंखों में देख सकता था जब उसने बाहर तारों की ओर देखा और एक हल्की सी सिहरन ली। मैंने सपना देखा था कि मैं उस जगह में हमेशा के लिए फंस गया हूं। उसने धीरे से कहा, तू सपना नहीं देख रहा था, मैंने नरम आवाज में कहा और इंजन स्टार्ट किया। इंजन वैसे ही दहाड़ा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हम जंगल के बीच से होते हुए निकले, उन पेड़ों के बीच से जिन्हें मैं पहचानता नहीं था, उन पक्षियों की आवाजों के बीच से जो मैंने कई दिनों से नहीं सुनी थी। रात अब भी बाकी थी, लेकिन आकाश में हल्की सी सुबह की झलक दिखने लगी थी। वो धुंधला भोर का रंग जो सिर्फ तब आता है जब आप किसी ऐसी चीज से बचकर निकलते हैं जो आपको खत्म कर सकती थी। खालिद खिड़की से टिक कर सो गया। मैं ड्राइव करता रहा। पलक झपकाने की भी हिम्मत नहीं हुई। 40 मिनट बाद हमने एक माइलस्टोन पार किया। NH 47, 7 किलोमीटर, असली नंबर, असली दिशा। मैंने एक सांस छोड़ी जिसे मैं शायद घंटों से रोके हुए था। खालिद ने आंखें खोली। हम कहाँ हैं? कहीं बेहतर जगह पर, मैंने जवाब दिया। वो हल्का सा हंसा, थकी टूटी सी हंसी। तूने मुझे छोड़ा नहीं? नहीं, मैंने कहा, पर कोई और हमारे लिए यहीं रुक गया। हमने हाईवे के पास एक छोटी सी चाय की दुकान पर ट्रक रोका। प्लास्टिक की कुर्सियां, भिन-भिनाते मच्छर और एक कोने में बजता कुमार सानू का गाना। चाय वाला हमें घूरता रहा। हम धूल से सने, जगह जगह खून के धब्बे, आंखें गहरी, खाली, लेकिन उसने बिना कुछ पूछे हमें चाय परोस दी। मैंने पैसे दिए। वो चेंज देते वक्त थोड़ा हिचका। भैया, उसने पूछा, कौन से रास्ते से आए हो आप? जंगल से, मैंने कहा। वो भौहें चढ़ाकर बोला, इस तरफ का तो कोई रास्ता खुला नहीं है, साल भर बंद रहता है। पिछले महीने तो लैंडस्लाइड भी हुआ था घाट रोड में। मेरे हाथ हल्के से कांपे जब मैंने पहला घूंट लिया। हमने कोई भूस्खलन पार नहीं किया था, हमने कोई रास्ता पार नहीं किया था, हमने सिर्फ समय पार किया था, और यादें, और उससे भी पुराना कुछ और। उसी दिन दोपहर को जब हम रायपुर की सीमा में पहुंचे, मैंने एक मैकेनिक की दुकान के पास ट्रक रोका। ट्रक को आराम चाहिए था, और हमें भी। खालिद ने मुझसे पूछा, तुझे उस ढाबे का नाम याद है? मैंने धीरे से सिर हिलाया। होटल विरासत। उसके चेहरे पर एक सिहरन दौड़ गई। मैंने उससे पूछा, तुझे रसोइयां याद है? वो दस्तक, सफेद कपड़ों में वो लड़की? वो चुप रहा। उसे सिर्फ एक चीज याद थी, अंधेरा, और उसके नीचे से आती खुदाई की आवाज। मैकेनिक ट्रक के पहिए देख रहा था और मैं पीछे के हिस्से की जांच कर रहा था। सब कुछ खाली था, पर बाईं कोने की दीवार पर कुछ चिपका हुआ था। एक नोट, पुराना, पीला पड़ चुका, कोयले से लिखा हुआ। अगर तुम ये पढ़ रहे हो और जिंदा बाहर निकल आए हो तो किसी को बताना, चाहे वो यकीन न करे। नीचे एक नाम कांपते हाथों से लिखा था, हरभजन सिंह। मैंने वो नोट कभी हटाया नहीं, कभी ढका नहीं। हर बार जब हम किसी जंगल के पास से गुजरते, मैं उसे याद करता। उस शापित आकाश के नीचे अकेला बैठा। हरभजन। कुछ रातों में जब मैं ट्रक पार्क करता हूं, अब भी 3 दस्तकें सुनाई देती हैं, लेकिन मैं कभी दरवाजा नहीं खोलता और कभी शीशे में ज्यादा देर नहीं देखता। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, तुमने हर राज्य, हर बॉर्डर, हर उबड़ खाबड़ रास्ता पार किया है, सबसे डरावनी जगह कौन सी थी? और मैं हमेशा मुस्कुराता हूं और कहता हूं, एक ढाबा, एक जंगल के बीच में, जो नक्शों पर नहीं आता लेकिन सपनों में जरूर आता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खौफनाक कहानी। कैसी लगी आपको? कमेंट करके जरूर बताइए।